जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये सीरीज चल रही है एमटीएस के क्वेश्चनों की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो 2022 में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन एमटीएस में आए थे और जो 2021 में आए थे। ठीक, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ऊपर मोटी हेडिंग में देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस 2020 यानी 2020 में आए हुए फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना, पूरा डिस्कशन जीरो लेवल से एकदम लेके चलेंगे, यानी हर एक चीज आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, फिर खाली स्थान लिखा है, लगभग होता है। कहने का मतलब प्रत्येक किलोग्राम का मतलब हो गया कि हर एक किलोग्राम पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग कितना होता है। अब देखो समझो, सबसे पहले इसमें आपको क्या पूछा गया है, बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसी वजह से हर एक ऑप्शन के पीछे एन लगा हुआ है। एन का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यूटन। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब ये मान कितना होता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कितना होता है, 10 न्यूटन। यानी प्रत्येक किलोग्राम पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग कितना होता है, 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा क्या है, लिखा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसके पहले भी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखो ये 7 होते हैं कौन कौन से, उसको भी समझ लीजिए। ये आपको विबग्योर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, विबग्योर। श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार समझ लो। विबग्योर, ये लिख दिया हमने विबग्योर। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। इसमें वी का मतलब है यहाँ पर वायलेट, और वायलेट का मतलब होता है हिंदी में बैंगनी। क्या होता है, बैंगनी। आई का मतलब है इंडिगो, और इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। ठीक, आप ये समझो कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं, 7 रंग लिखे निहित है, लेकिन कौन कौन से हैं वो भी आपको आना चाहिए। कभी कभार पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के प्रकाश में रंग निहित है। इन 7 रंगों में से आपको एक रंग दे दिया जाएगा और एक दूसरा दे दिया जाएगा। ठीक, तो केवल क्वेश्चन का ऑप्शन ही सही करना अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई अच्छी तब होती है कि गलत वाले ऑप्शन क्यों गलत हैं, सही वाले क्यों सही हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या और चीजें बन सकती है। अब देखो यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है ब्लू। ब्लू का मतलब हो गया, बी फॉर ब्लू। ब्लू का मतलब हो गया यहाँ पर कौन सा कलर, नीला। फिर लिखा है जी। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब हो गया यहाँ पर आपका हरा। और वाई का मतलब हो गया येलो। येलो का मतलब क्या होता है, पीला। और ओ का मतलब हो गया ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। संतरा कलर मत बोलना, कलर होता है नारंगी। ठीक, संतरा कलर नारंगी की वजह से उसको संतरा कलर बोल दिया जाता है। और यहाँ पर लास्ट लिखा है आर। आर का मतलब रेड, और रेड का मतलब लाल। तो आपको एक ये सिंबल याद रखना है, एक आपको ये तरीका याद रखना है, क्या, विबग्योर। विबग्योर के जो ये कलर होते हैं वो होते हैं सब आपके सूर्य के, और इन्हीं को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन, फिर लिखा है, के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो यहाँ पर आपको 2 वर्ड मिले, इनको भी ध्यान से समझो। एक वर्ड मिला आपको क्या, दिष्ट धारा, और एक मिला आपको प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान से समझने का प्रयास करना। दिष्ट धारा को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट कहते हैं डीसी, ये होता है डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हम लोगों के घरों में आती है ये कौन सी धारा है, तो हम लोगों के घरों में आती है एसी। कौन सी आती है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी होती है जो हम लोगों के बैटरी में होती है यानी डायरेक्ट करंट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ऑप्शन समझ लीजिए इसका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आमीटर। अब ध्यान से समझो, पहले हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों है और ये सही क्यों है। अब ध्यान से समझना, डीसी होता है आपका डायरेक्ट करंट, और ये होता है बैटरी में। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, और जो ये हम लोगों के घरों में सप्लाई के द्वारा आता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि एसी तथा डीसी में कौन ज्यादा खतरनाक है।
अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, कुछ लोग एसी सोच रहे होंगे, कुछ लोग डीसी सोच रहे होंगे और कुछ लोग तो दोनों सोच रहे होंगे। तो जो लोग दोनों सोच रहे हैं, आप ये समझो, पहले हमने क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि इन दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक। खतरनाक तो दोनों, जैसे हम आपसे कहें शेर और चीता में कौन खतरनाक है, तो शेर भी खतरनाक है और चीता भी खतरनाक है, लेकिन ज्यादा कौन खतरनाक है, बात इस बात की है। तो अब ध्यान से समझना, अगर हम बात करें कि जो एसी और डीसी में कौन ज्यादा खतरनाक है, तो ज्यादातर लोगों का तर्क वितर्क होता है कि इसमें ज्यादा खतरनाक होती है कौन सी, आपकी डीसी। कौन सी खतरनाक है, डीसी। अब देखना ध्यान से, ठीक है, किताबों में भी लिखा होगा कि एसी तथा डीसी में डीसी खतरनाक है, लेकिन सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। आप इसका लॉजिक भी समझो क्यों खतरनाक है, और हम आपको अभी सिद्ध कर देंगे कि डीसी खतरनाक नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों ही खतरनाक होते हैं। अब ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर लिखा है डीसी, अब हमने अभी आपसे कहा था कि बैटरी में डीसी होती है। अब जो हम लोगों के घरों में लाइट आती है, उसमें यदि कोई व्यक्ति चपक जाए तो वो मर जाता है, कई घटनाएं आपने भी सुनी होगी। और डीसी होती है बैटरी में। अब जो घर में हम लोगों की बैटरी होती है, ये मान लो ऐसे घर में बैटरी या इन्वर्टर जिसके घर में लगा है, बैटरी रखा है, हमने आपसे कहा उनकी जाके ये जो प्लस और माइनस के दो सिंबल होते हैं, खुटियां आप कह सकते हो, इनकी ये प्लस माइनस की दो होती हैं, आप इनको जाकर पकड़ लो तो आपके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी जान मान का खतरा नहीं होगा। तो फिर कैसे खतरनाक हो गई डीसी आपकी, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। ठीक, यानी इस स्थिति में तो आपका ये एसी खतरनाक हो गया। दूसरी बात ध्यान से सुनो, अब जो लोग डीसी कहते हैं वो लोग थोड़ा अधूरा ज्ञान रखते हैं, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह। आ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वास्तव में अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम कहें, अब घर में हम लोगों के क्या होती है, एसी, एसी खतरनाक होती है, लेकिन जो डीसी होती है, इसका नाम ही है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और ये एसी है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक, अप डाउन करते हुए चलती है, तो ये कम खतरनाक मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें दोनों के वोल्टेज की, अब ध्यान से समझना जो हम बताना चाहते हैं, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया डीसी और यहाँ पर हमने लिख दिया एसी। अगर यहाँ पर डीसी का वोल्टेज 220 है, एसी का वोल्टेज भी 220 है, अब अगर आपसे कहें कि इसमें कौन ज्यादा खतरनाक है, तब आपका आंसर आएगा क्या, डीसी ज्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ गई, यानी जब वोल्टेज दोनों के बराबर हो तो डीसी ज्यादा खतरनाक है, वैसे एसी खतरनाक है। क्योंकि जो हम लोगों, जैसे फोन में भी डीसी होती है, फोन की बैटरी में क्या होती है, डीसी। हम लोगों घर में जो टॉर्च होती है उसमें जो बैटरी लगी उसमें भी डीसी, तो उसको तो हम लोग जीप में भी लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल्का सा ऐसा लगता है जैसे चींटियां जैसी काट रही हैं। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देना है कि एसी तथा डीसी में कौन खतरनाक, तो डायरेक्ट आपने बस धड़ाम से मारा क्या कि डीसी खतरनाक। अगर दोनों का वोल्टेज समान है तो डीसी खतरनाक है, अगर वोल्टेज कम ज्यादा, देखो जो हम लोगों के घरों में बैटरी होती है, फोन की बैटरी होती है, इसका वोल्टेज कम होता है, और जो हम लोगों के घरों में आती है वो 200 से 240 वोल्ट के बीच में आती है, इस वजह से एसी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोनों का जब वोल्टेज बराबर हो, ध्यान से समझो बात को, जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो तो डीसी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये डायरेक्ट चलती है और फिर इससे व्यक्ति बचता नहीं, कोई बचने के चांस नहीं। एसी में कभी कभार बिजली आपको फेंक भी देती है, कभी कभार चिपका लेती है, समझ रहे हो ना, तो इसमें बचने के चांस होते हैं। आई होप पॉइंट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसका ऑप्शन, जो ये अमीटर हमने बताया ये क्यों सही है, ध्यान से समझना। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर, कई सारी चर्चाएं यहाँ पर हम करेंगे। अब देखो, कुछ लोग हो सकता है वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्यों, क्योंकि उनका मुद्दा होता है कि प्रश्न पढ़ो, उत्तर देखो, अमीटर, रट्टा मारो, आगे बढ़ो। ऐसे आप एग्जाम न निकाल सकते हो, वो भी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इस टाइप के एग्जाम आपसे कभी नहीं निकलेंगे। ठीक, नॉर्मल पेपर हो सकता है पुलिस कांस्टेबल का इस टाइप का निकल भी जाए, लेकिन आप जो कहो बड़ा पेपर, थोड़ा अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि सही वाला क्यों सही है, क्या क्या इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। ठीक, अब देखो, अगर हम आपसे एक चर्चा करें कि अमीटर और धारा मापी में क्या अंतर है, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, धारा मापी, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, अमीटर। ध्यान से समझना, तो अमीटर और धारा मापी में क्या अंतर है। कभी कभार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जब धारा मापी को अमीटर में बदलना हो तब क्या करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसएससी के नजर से। अब देखो, धारा मापी को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं और इसका सिंबल होता है जी। अमीटर को हम लोग अमीटर, यानी इसका सिंबल होता है ए। अब ध्यान से समझो, अगर हमें धारा मापी को अमीटर में बदलना हो,
धारा मापी को जब अमीटर में बदलते हैं तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या करते हैं? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं और उस निम्न प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं शंट। आप लोग 12th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे इस पूरे चैप्टर नंबर आपका जो 7 है उसमें ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक 6 या 7 चैप्टर है उसमें इसकी डिटेल काफी अच्छे से दी गई है। अब ध्यान से समझो, धारा मापी को जब अमीटर में बदलना हो तो उसके समांतर क्रम में यानी धारा मापी के समांतर क्रम में आप निम्न प्रतिरोध जोड़ दो। यानी आर का मान कैसा होना चाहिए? निम्न। और आर का मान जब निम्न होगा तो वो आपका अमीटर बन जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अमीटर को अगर कहीं जोड़ना हो तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। बहुत डाउट होता है यहाँ पर। फिर से समझो, अगर हमें धारा मापी से अमीटर बनाना हो, धारा मापी से अमीटर बनाना हो तो उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। अब मान लो आपका अमीटर बन गया। अब अमीटर को किसी परिपथ में जोड़ना है तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ध्यान से समझो फिर से। यानी हमने आपसे कहा कि जब धारा मापी को किस में बदला जाए? अमीटर में। धारा मापी को अमीटर में बदलना हो तब आप क्या करोगे? उसके समांतर क्रम में क्या करोगे? निम्न प्रतिरोध जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? निम्न प्रतिरोध। और इसी निम्न प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। ध्यान से समझना बात को। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते। अब ये आपका बन गया मान लो अमीटर। क्या बन गया? अमीटर। जब अमीटर बन जाएगा और आपसे कहा जाए अमीटर को किसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे तो ये जुड़ता है श्रेणी क्रम में। आई होप आप बात समझ गए होंगे। दोनों नाम यहाँ पर है, गौर से देखो आप। यहाँ पर एक वर्ड आपको समांतर भी मिल रहा है और श्रेणी भी मिल रहा है। डाउट इसी वजह से होता है। फिर से समझ लो, धारा मापी को जब अमीटर में बदलना हो तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दो। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि धारा मापी को अमीटर के बदलने के लिए क्या करते हैं? तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमीटर को किसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ते? तो अमीटर को जब स्वयं उठाकर जोड़ोगे तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दूसरा इसी में एक और पॉइंट समझ लीजिए, थोड़ा छूट रहा है। जैसे यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? अमीटर। अगर हम आपसे कहें धारा मापी और अमीटर में अंतर क्या है? तो देखो, धारा मापी धारा की उपस्थिति को बताता है। ध्यान से समझो, धारा मापी धारा की उपस्थिति को बताता है और अमीटर ये बताता है कि कितनी धारा है। बात को समझो। जैसे आपके पास ये दो व्यक्ति हैं, एक धारा मापी नाम का और एक अमीटर नाम का। अब आपसे कहा गया, धारा मापी से कहा गया कि जाओ देख के आओ करंट कितनी है। अब धारा मापी को आप थोड़ा समझ लो, ये बकलोल टाइप का है। देखो ये एक तरीका है, इस वजह से गलत वे में चीजों को ना लेना। बकलोल वर्ड इस वजह से हमने बोला, जैसे मान लो एक धारा मापी नाम का लड़का है और इससे इसके पिताजी ने कहा कि जाओ देख के आओ करंट कितनी है। अब ये दौड़ के गया, देख के आके बता दिया, कह रहा पापा करंट है। क्या बोला? पापा करंट है। अब करंट, पिताजी ने पूछा कितनी करंट है? अब कह रहा वो तो नहीं पता है। यानी धारा मापी का काम अधूरा है। ये तो बता देता है कि करंट है, कितनी करंट है ये बात ये नहीं बता पाता। तो धारा मापी को आप अच्छे से इस एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब दूसरा अमीटर नाम का है। ये गया, उसने बताया करंट भी है और आके वहां से बता दिया कि पिताजी 5 एम्पियर की धारा है। ठीक, तो इसको आप अच्छा मान सकते हो। कहने का मतलब, जो धारा मापी होता है, धारा मापी आपका सिर्फ धारा की उपस्थिति को बताता है कि धारा है अथवा नहीं है। कितनी है ये बात बताएगा आपको अमीटर वो नाप के भी बता देगा कि 5 एम्पियर है कि 10 एम्पियर है कि 15 एम्पियर। आई होप आप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखिए चौथा नंबर में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और दूसरी किस ऊर्जा का योग है? तो आप लोग समझो, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग कुल ऊर्जा कहते हैं। यानी E बराबर ये होता है U प्लस के। इसका फार्मूला क्या होता है? यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर U प्लस के। U होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, K होती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है आपकी वो किसका योग होती है? स्थितिज ऊर्जा का और एक गतिज ऊर्जा। अब ऑप्शन ढूंढो गतिज ऊर्जा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। ये एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5वां नंबर। 5 नंबर में लिखा हुआ खाली स्थान पहले फिर लिखा एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में, फिर लिखा है
दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को नापने के लिए किया जाता है। ठीक, आसान सा प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। अमीटर तो आप करोगे ना, अमीटर अभी हमने समझा। अमीटर धारा को बताता है कितनी धारा है। धारा मापी क्या बताता है? धारा है, बस इतना बता पाएगा है कि नहीं है, लेकिन कितनी है वो बात अमीटर बताएगा। लेकिन जब दो बिंदुओं को, अब यहीं से समझो विभवांतर लिखा है, विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का ही प्रयोग करोगे। नाम से समझो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर ही विभवांतर को मापेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला 6 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में, तत्व आपको दिया गया पीतल, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, तो ये याद कर लो आप चांदी। यानी जो चांदी आपका तत्व है, जो चांदी धातु है, इसकी ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश दोनों चीजों में क्या परावर्तन होता है? उच्चतम प्रकाश परावर्तन और उच्चतम ऊष्मीय चालकता, ये दोनों कंडीशन किसमें होती है? चांदी में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर खाली स्थान पहले लिखा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। यानी 2.42 किसका अपवर्तनांक होता है? तो ये होता है आपका हीरे का। रट्टा मान लीजिए कि हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। अब देखो 2.42 नहीं पढ़ेंगे इसको, दशमलव के बाद कभी भी एक साथ डिजिट नहीं पढ़े जाते हैं, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो इसको हम लोग 2.42 ना पढ़कर 2.42 पढ़ेंगे। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा, यानी दो दो कलर हो चुके हैं यहाँ पर, एक रेड हो गया एक हरा रंग हो गया, ठीक, के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जा सकती? पीले रंग की। पीला ऑप्शन कहीं दिख रहा है जी? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो आपको 3 कलर याद रखने हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक वाई। RGY, इसकी एक ट्रिक बना लो, RGY यानी सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों के जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो आपका पीले रंग की। एक ट्रिक हमने याद की है RGY, आप भी याद कर लो RGY। रेड ग्रीन ऊपर दे दिया गया था, येलो बचा था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है वाहनों की हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ध्यान से समझो। वाहनों की हेडलाइट, जैसे यहाँ पर एक कार बनाते हैं, ठीक, कार अगर थोड़ी सी बेकार बन जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम आर्टिस्ट नहीं है कोई, समझो लगभग बनाने का प्रयास किया है, ठीक, ये कार है। अब देखो कार का मान लो जो ये बैक साइड है, ठीक, और ये आपका फ्रंट है, ठीक, लग नहीं रहा लेकिन आप मान लीजिए, ठीक, हम लोग मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, हर चीज को मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हेडलाइट होती है, ध्यान से समझना, समझाने का प्रयास करें, यहाँ पर जो मेन हेडलाइट होती है आगे की साइड में तो, ठीक, पीछे इंडिकेटर होते हैं, साइड में भी इंडिकेटर। अब ध्यान से समझो आपका वाहनों की हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। ध्यान से समझना बात को, जो वाहनों की हेडलाइट में होता है वो अवतल दर्पण, ये हमने कार इस वजह से बनाई है। अब देखो ध्यान से, कभी कभार पूछा जाता है कि जो ड्राइवर की बगल की सीट में दर्पण लगा होता है पीछे की गाड़ियां देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। इस ऑप्शन का तो ऑप्शन सी सही है, ध्यान से समझो। यानी ये दोनों क्वेश्चन हमने क्यों चर्चा में किए, दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं यदि वाहनों की हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट का मतलब जहां से लाइटें जलती हैं उसमें अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर पूछा जाए कि ड्राइवर के सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है जिसमें हम लोग पीछे की गाड़ियां देखते हैं आ रही कि नहीं, तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यदि दो बल्ब विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं, यानी जो दो बल्ब हैं विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं, तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है, ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अंतर। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक वर्ड क्या लिखा है? विपरीत। तो विपरीत में आपका हमेशा अंतर ही आता है, ठीक। तो ऑप्शन इसके इधर दिया गया और 2 ऑप्शन होंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। तो चलते हैं वहां पर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन इसके यहाँ दिए गए, एक क्या दिया गया? अनुपात, और एक दिया गुणनफल। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है आंसर ए यानी अंतर। विपरीत दिशाओं की वजह से क्या सही होगा? अंतर। अगला देखिए लिखा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हमेशा किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, याद कर लो। अब देखो एक पॉइंट और यहाँ से पूछा जाता है,
जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है उसका सिंबल होता है कैपिटल ए के ऊपर ऐसे 0, और एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो ये 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। पेपर में आपसे एंगस्ट्रॉम भी पूछा जा सकता है ना। फर्मी भी पूछा जा सकता है, तो एक फर्मी किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 15 के। पिको भी पूछा जा सकता है, पिको में होती है 10 की घात माइनस 12। माइक्रो आ जाए तो माइक्रो में 10 की घात माइनस 6। ये सब आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। 12 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जब बहुत उच्च तापमान मापना हो तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। यानी सूर्य का टेम्परेचर आपने देखा होगा बहुत उच्च होता है, तो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। अब देखो ध्यान से, एक और इसमें जो भी 3 और दिए गए इनका भी डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक आपका पहला क्या लिखा हुआ है, मैनोमीटर। क्या लिखा हुआ है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किसी दबाव को मापने के लिए। समझ रहे हो ना बात को, प्रेशर। यानी मैनोमीटर का उपयोग दबाव को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखा हुआ फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। पायरोमीटर आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पायरोमीटर। यानी पायरोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है बहुत अधिक तापमान मापने के लिए। और आया आपका चौथा नंबर, सैलिनोमीटर। तो सैलिनोमीटर होता है लवणता को नापने के लिए। लवणता का मतलब किसी घोल में नमक की मात्रा कितनी मिली हुई है, तो उसकी जो लवणता होती है उसको मापने के लिए सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आई होप आप चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, उच्च तापमान के लिए हमेशा आप याद रखो पायरोमीटर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर लिखा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। भापांक लिखा है, ठीक सही लिखा है, गलत मत समझना। मापांक का मतलब होता है मॉडुलस, और ये भापांक यानी स्टीम पॉइंट पूछा गया। तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान कितना होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पर कुछ और चर्चा हम करेंगे। फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये सब ताप के मात्रक है। ताप के आपके कितने मात्रक होते हैं, 5। एक डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है र्यूमर, एक होता है रैंकिन, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। यानी एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है आपका केल्विन, एक होता है र्यूमिन, एक होता है रैंकिन। ठीक, ये 5 होते हैं, जिनमें ज़्यादातर हम लोग जो उपयोग होता है पढ़ने में डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन 3 का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। र्यूमर और रैंकिन का उपयोग कम किया जाता है। इन तीनों में अगर संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 इक्वल K-273/5 और इक्वल R/5। ठीक, तो अगर इसमें संबंध पूछा जाए कि इन चारों में संबंध क्या होता है, तो ये संबंध होता है। ठीक, आप इसको याद कर लीजिए, ये R/शायद 4 होता है। ठीक, तो ये इसमें संबंध होता है C/5 इक्वल F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/, ये ड्यूमर है। ठीक, तो अगर कभी डिग्री फ़ारेनहाइट में मान दिया जाए, सेंटीग्रेड में पूछे तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। फ़ारेनहाइट में पूछ के केल्विन में पूछे तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक, तो ये इसका फार्मूला होता है, आप अपने नोट पॉइंट में या नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ में याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है निम्न में से क्या कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर। अब देखो रटना नहीं है, कहने को हम आपसे कह देंगे एम्पियर के बराबर, निकालना सीखो। देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, Q बराबर IT। क्या पढ़ा है, Q बराबर IT। अगर हम इससे I का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। अब ध्यान से समझो, अब Q को कहते हैं कूलाम, प्रति का मतलब बटे, T का मतलब सेकंड, तो Q/T यानी कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर आ गया, I के। और I का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, यानी धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो इससे ये पॉइंट निकल कर आया। ठीक, रटना नहीं है, चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। और भी देखो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इनको भी डिस्कस करते हैं। एक दिया वाल्ट लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पर, वोल्ट कर लीजिए। वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये विभव का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है, फैराड। फैराड होता है आपका धारिता का। ठीक, और यहाँ पर एम्पियर इसका सही हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व उत्क्रमण यानी इन्वर्जन प्रदर्शित होता है। लेटरल
इन्वर्जन का मतलब होता है पार्श्व उत्क्रमण। अब ये एक नया वर्ड लग रहा होगा। देखो पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे। तो ऐसा किसमें होता है? तो ये होता है आपका प्लेन मिरर, यानी जो समतल दर्पण होता है आपका, उसमें आपको बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग, यानी ये जो बायां भाग होता है वो आपको दिखाई देगा दाईं ओर, और जो दायां भाग होगा वो दिखाई देगा आपको कहाँ? बाईं ओर। देखा होगा आपने एम्बुलेंस में आगे जो शीशा होता है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि जो आगे गाड़ी चल रही हो वो जब अपने उत्तल दर्पण में देखे। अब देखो उत्तल दर्पण क्यों बोला हमने, अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि ड्राइवर की बगल की सीट में जो दर्पण लगा होता है पीछे की गाड़ियां देखने के लिए, वो होता है उत्तल दर्पण, और उसमें वो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। तो एम्बुलेंस में उल्टा इसी वजह से एम्बुलेंस लिखा जाता है, ताकि आगे वाले ड्राइवर को वो सीधा दिखे और वो पढ़ सके कि एम्बुलेंस है, और जल्दी से जल्दी उसको साइड देने का प्रयास करें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पार्श्व उत्क्रमण का मतलब समझ में आया। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है जब बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे। तो ये किसमें होता है? समतल दर्पण में। ठीक है ना। अब देखो कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि जब समतल दर्पण में ऐसा होता है तो उत्तल दर्पण में क्यों? ड्राइवर के बगल में तो उत्तल दर्पण होता है, तो दर्पण कोई भी हो उसमें उल्टा ही दिखाई देता है। आप अपना नाम लिख के शीशे के सामने कीजिएगा हाथ, तो उसमें देखोगे वो सब उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ का जो क्वेश्चन है आपका लेटरल इन्वर्जन, इसका मतलब होता है पार्श्व उत्क्रमण, और ये किस प्रकार के दर्पण में होता है? वो समतल दर्पण में होता है। अगला देखिए 16 नंबर लिखा है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा हुआ है, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है। अब ध्यान से समझो। ऑप्शन दिया है मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि, जरा दूरदृष्टिता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जरा दूरदृष्टिता। अब ध्यान से समझो, इसमें ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट। मोतियाबिंद तो आप लोग जानते होंगे, गांव में ज्यादातर लोगों को नहीं गुस्से में कह देते कि मोतियाबिंद हो गया है आंख में, जब कुछ गलती वगैरह हम लोगों से हो जाती है। ठीक, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता। अगर आपसे कहा जाए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो आप बताओगे उत्तल लेंस। किसका उपयोग करोगे? उत्तल। अगर आपसे कहा जाए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। और जरा दूरदृष्टिता को अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विफोकसी लेंस, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया। अब बात को ध्यान से समझो, इसकी एक ट्रिक समझो। ज्यादातर लोगों से गलत हो जाता है, दूर में कभी अवतल कभी उत्तल, किसी का तुक्का भी सही लग जाता है, किसी का वो भी गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझना क्या है आपको, जो दूर दृष्टि दोष होता है। अब इसमें देखो लॉजिक हमने क्या बताया। देखो सबसे पहले तो समझो जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता कहते हैं जिस व्यक्ति की आंख में दोनों समस्याएं हो, यानी ना तो वस्तुएं दूर की दिखती और ना ही पास के दिखती हैं। अब देखो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं। ध्यान से समझो, जो इसका नाम होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ट्रिक याद रखो। इसकी डेफिनेशन ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं। हमारे जो ऑफलाइन बैच है उसमें ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि भैया हम डेफिनेशन तो याद है, लेकिन कौन किसकी है ये भूल जाते हैं, किसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे ये भूल जाते हैं। तो उसमें आप ध्यान से समझो, दूर दृष्टि दोष को आप कैसे याद कर लो, यानी जो दोष आपको दिख रहा है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष। क्या लिखा है? दूर। तो दूर की साफ दिखाई देंगी, निकट की साफ दिखाई नहीं देंगी। क्लियर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निकट। तो निकट की साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं। यानी व्यक्ति की आंख में जो दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। आप लॉजिक बना लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। और जरा दूरदृष्टिता का मतलब ऐसे लॉजिक बना दीजिए, जरा सा भी ना दिखे। जरा का मतलब थोड़ा, थोड़ा का मतलब ना तो पास का दिख रहा है और ना ही दूर का। तो इस टाइप से जब आप साइंस की तैयारी करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप चीजों को सीख सकोगे। आप बचपन से चीजें रटते आए और अभी तक आपको वही समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं कि रटते हो 2-3 महीने के बाद फिर भूल जाते हो। किसी का तो 2-3 हफ्ते ही टिकता होगा। तो दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की साफ दिखाई देंगी, निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं। जरा दूरदृष्टिता मतलब जरा सा भी ना दिखे, ना दूर का ना पास का। आई होप आप डेफिनेशन समझ गए। अब इस चीज का हम लोग लॉजिक बनाते हैं कि इसका उत्तल अवतल कैसे क्लियर करें। ध्यान से समझो। अब देखो दूर और निकट में अगर हम आपसे एक चर्चा करें कि इनमें शब्द किस में ज्यादा है, हिंदी वाले की बात कर रहे हैं हम। दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में आप देखोगे दूर में आपके 2 वर्ड हैं, निकट में आपके 3 वर्ड हैं। अब इधर देखो ध्यान से, इधर क्या है? इधर आपका उत्तल में 3 या 3.5 मान सकते हो और अवतल में 4।
तो अब ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा अक्षर वाले के साथ में रहेगा, कम अक्षर वाला कम अक्षर वाले के साथ में रहेगा। अभी लॉजिक किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोग समझ भी गए होंगे, समझदार लोग। हमारे कहने का मतलब है दूर दृष्टि दोष में दूर में देखो दो अक्षर है, निकट में तीन, यानी दूर और निकट की तुलना करेंगे तो दूर में कम अक्षर है, निकट में ज्यादा। इधर जब आप लेंस की तुलना करोगे तो उत्तल में अक्षर कम है, उत्तल में ज्यादा। तो ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा अक्षर वाले के साथ रहेगा और कम अक्षर वाला कम अक्षर वाले के साथ। कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। जो समझदार है समझ गए होंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपका एक ही रास्ता है, आप रट्टा मारिए और कोई रास्ता नहीं। अब देखो तीसरा लिखा हुआ जरा दूर दृष्टिता यानी चौथा ऑप्शन। अब जरा का मतलब हमने क्या बताया, ना पास का दिखे ना दूर का। तो जब ना पास का दिखता है ना दूर का, अब दोनों समस्या यानी दूर दृष्टि दोष भी है, निकट दृष्टि दोष भी है। अब दोनों दोष हैं तो आप समझ गए होंगे दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर जो आपका दिया गया है प्रश्न में द्विफोकसी दिया गया है। क्या दिया गया? द्विफोकसी। अब देखा होगा बुजुर्गों में आपका कुछ इस टाइप से चश्मा होता है, ठीक। नए लोगों में ज्यादा इस चश्मे की जरूरत नहीं होती। आप देखे होगे एक ऐसे कट बना होता है चांद टाइप का, समझ गए ना। अब ये जो आपका चांद टाइप का दिख रहा है नीचे वाला, ये होता है आपका उत्तल। ये क्या होता है? उत्तल लेंस। और जो ऊपर का बचा ये वाला सिरा, ये हो गया अवतल। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विफोकसी। देखा होगा तभी जो लोग मुनीम टाइप के लोग होते हैं ना, तो लिखा पढ़ी ज्यादा करते हैं, वो अपने नाक पे चश्मा फंसाए रखते हैं। यानी जब उनको पास का देखना होता है, यानी लिखा पढ़ी कुछ करनी होती, तो आप वो इन लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। जब सामने दूर का देखना होता है तो वो ऊपर वाले अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो उत्तल और अवतल जब दोनों लग जाए उसको कहते हैं द्विफोकसी। और द्विफोकसी कब लगेगा? जब जरा दूर दृष्टिता होगी। जरा दूर दृष्टि होगा यानी उसको ना तो पास का स्पष्ट दिखता है ना दूर को। और ये उम्र बढ़ने के साथ रोग होता है, यानी जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है ज्यादातर उनमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पूरा समझाते हुए चल रहे हैं तभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। वीडियो कृपया करके पूरा देखिए। इसमें 38 क्वेश्चन है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। होने को हम 40 भी कर सकते थे, 38 क्या हुए क्योंकि यही 38 क्वेश्चन आपके 2020 में एमटीएस में पूछे गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक, वीडियो बड़ा हो जाए उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए तभी पढ़ाई में आनंद आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा है अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने खालिस्तान के रूपरेखा प्रस्तुत की। अब ध्यान से समझो, यानी अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जो थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये पूरा नाम है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कौन से नियम की रूपरेखा की? ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण की घटना सब लोग जानते हो, न्यूटन ने दी कंपनशील निधान के सिद्धांत, अगला इन्होंने दिया था संरक्षण का सिद्धांत। तो इनका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। अब देखो हर एक क्वेश्चन में हम पूरे ऑप्शनल की तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण, कंपनशील गैसों के विषय सबकी चर्चा नहीं करेंगे ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर उतना जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आ सकती हैं एग्जाम में उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि उन्होंने कौन सा दिया था, उन्हें संरक्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला लिखा हुआ है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो पहले इसके लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 2021 वाले जब करवाए थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी वायुमंडल के कणों को वायुमंडल के रंगों को अवशोषित करके पुनः प्रकाशित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और नीले कलर का फैलाव ज्यादा होता है, इस वजह से उसको हम कहते हैं क्या कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, अगला देखिए उसके बाद में। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया है प्रकाश का फैलाव, तो लॉजिक वही है लेकिन आंसर ये मत टिक करना कि प्रकाश के फैलाव के कारण। घटना तो वो प्रकीर्णन होती ना, तो आपसे पूछा गया है कि किस घटना के कारण, तो घटना हो जाएगी प्रकीर्णन। अगला देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा हुआ है एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को फिर खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको बॉब कहा जाता है। अब रट्टा मान लीजिए इसको क्या कहते हैं? बॉब। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 नंबर। 21 नंबर में लिखा है घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों और फिर खाली स्थान दिखा है। अब ध्यान से समझो, घर्षण जो है सतहों की चिकनाई, घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन और सतहों की चिकनाई। इसके पहले हमने वीडियो में एक प्रश्न आया था क्या कि घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाते हैं? ध्यान करो आप, इसके पहले लेक्चर जो आपने देखा होगा, स्नेह क्या लगाते हैं? स्नेह। तो घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों फिर क्या करता है? बलों का विरोध करता है। इसका ऑप्शन देखो अगले उसमें दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा इसका? बलों का विरोध करता है। अब इसके देख लेते हैं ऑप्शन।
ठीक है, देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लिखा है? बलों का विरोध करता है, बलों में प्रतिरूपित होता है, बलों का संवहन करता है, में जोड़ता है। तो हमने पहले ही बताया था ऑप्शन इसका है, यानी बलों का विरोध करता है। ठीक, अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में लिखा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा की घटक होती है। अभी पीछे पड़ गया आप, यांत्रिक ऊर्जा का कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल यू प्लस के, यानी कुल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा की घटक होती है, तो इसका यांत्रिक से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर लिखा है किसी वस्तु की से और तक, टू एंड फ्रो या पीछे और आगे या बैक एंड फोर्थ, देखो हर एक शब्द लिख दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं कंपन के रूप में, ठीक है ना, कंपन जानते हो। अब देखो कंपन आपका हम दैनिक जीवन में समझाते हैं। जैसे घर में छत में जब हम लोगों के लिंटर वगैरह पड़ जाता है तो देखो कुछ सरिया जो होती है ऊपर निकली रह जाती है पिलर की, उस सरिया को आप तेजी से खींचकर छोड़ दो तो वो कंपन करने लगता है, इसको हम लोग कंपन कहते हैं। तभी तो लिखा है वस्तु की से और तक, टू एंड फ्रो, पीछे और आगे, बैक एंड फ्रोथ, यानी हर जगह पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपन। आई होप आप एग्जांपल से ये बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा है किसी स्क्रीन पर बनी छवि को छवि कहा जाता है जबकि, ध्यान से समझो, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को फिर लिखा है खालिस्तान कहा जाता है। ध्यान से समझो, तो किसी स्क्रीन पर बनी छवि को हम लोग कहते हैं वास्तविक छवि। यहाँ पर वर्ड कौन सा जोड़ोगे? वास्तविक। अब देखो ऑप्शन में, आप देखो कहीं वास्तविक पहले लिखा है सी नंबर में, तो यही ऑप्शन। अब देखो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में आगे वास्तविक नहीं जुड़ा, लेकिन और भी पढ़ लो आगे। जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को आभासी, यानी जो समतल दर्पण होता है उससे हमेशा कैसी छवि बनती है? आभासी। तो इसका आंसर वास्तविक और आभासी ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्नलिखित में से किसको निरूपित करती है? ध्यान से समझो, जो हम लोगों का सेल होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक, तो कह रहा मोटी और छोटी, तो ये मोटी और छोटी बना दी। ठीक, उसके बाद में ध्यान से समझना, इसको फिर छोटा कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे बड़ी बना दी। तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अब देखो विद्युत सेल बन गया, ये विद्युत सेल में मोटी और छोटी रेखा क्या बता रहे हैं? निगेटिव, यानी ऋणात्मक टर्मिनल को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। पतली और बड़ी, तो इसमें हो जाता है धनात्मक टर्मिनल। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि पतली और बड़ी रेखा क्या निरूपित करती है, तो धनात्मक टर्मिनल, मोटी और छोटी रेखा तो है ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, आसान सा पॉइंट सा। अगला देखिए 26 नंबर आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? अब देखो ध्यान से, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर हर्ट्ज ना दिया जाए तो इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स भी होता है। अगर ये ना दिया जाए तो प्रति सेकेंड भी होता है। सेकेंड इनवर्स, प्रति सेकेंड, हर्ट्ज, ये सब आवृत्ति के मात्रक है। और भी ऑप्शनों की चर्चा करते हैं। अब पूछ, यहाँ लिखा हुआ है वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक है? ये विभव का मात्रक होता है, विभव या विभवांतर। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, सबकी चर्चाएं करेंगे जो अच्छे पॉइंट होते हैं। जूल, जूल कार का मात्रक है और ऊर्जा का। ये किसका किसका मात्रक है? ऊर्जा का भी है और कार का भी है। ठीक, तो अपने नोटबुक में आप नोट करते जाइए। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ऑप्शन में ये ना होता तो प्रति सेकंड दिया जाएगा, वो भी ना दिया जाए तो सेकंड इनवर्स दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सॉरी, अगला 27 नंबर, क्या हो रहा है यार, हाँ 27 नंबर लिखा है बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, दैनिक जीवन में यूज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? अब ध्यान से समझो, पहला लिखा है ऑप्शन ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफी कम है। ठीक, तो ऑप्शन तो इसका यही से हो जाएगा। अभी हम इसको समझाएंगे और भी पढ़ लीजिए। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से तिगुनी है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से दोगुनी है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति समान है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब देखो समझो, अब देखो जैसे बरसात का टाइम इस समय चल रहा है, आप लोग इसको गौर करना, जब भी बिजली आपके इलाके में चमके या बिजली की गड़गड़ाहट हो, तो होता क्या है, जैसे ही बिजली चमकती तो हम लोगों को वो प्रकाश पहले दिख जाता है और उसकी आवाज कुछ समय बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों है समझो। अब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
और जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वो होती है v इक्वल 332 दशमलव कुछ या लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। अगर हम प्रकाश की चाल को थोड़ा सही से लिखना चाहें, ध्यान से समझना, प्रकाश की चाल को सही से लिखना चाहें तो c इक्वल 3, अब ये 10 की घात 8 का मतलब आप 8 जीरो लगा दीजिए और मीटर प्रति सेकंड। अब हम आपसे कहें इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी, यानी जो प्रकाश है वो आपका मीटर प्रति सेकंड का मतलब है 1 मीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 30 करोड़ मीटर। यानी प्रकाश की चाल 1 सेकंड में चलती है 30 करोड़ मीटर और ध्वनि की चाल 1 सेकंड में चलती है 332 मीटर। अब जब वहां पर बिजली कड़केगी आकाश में तो वहां से दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा होने की वजह से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर हमारी आंखों तक जल्दी आ जाता है, तभी हमको प्रकाश पहले दिखाई दे जाता है। और ये अपना आती 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो ये थोड़ा देर में आ पाती। इसी वजह से जो ध्वनि की गति है प्रकाश की गति से काफी कम है। ऑप्शन नंबर आपका ये पहला सही हो जाएगा। यानी ध्वनि की गति है 332, प्रकाश की गति है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यही मुख्य कारण होता है कि हम लोगों को चमक पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? ध्यान से समझो, तो ये है आपका समान चाल और वृत्तीय वेग, परिवर्ती वेग। ध्यान से समझो, जैसे ये वृत्त है तो इसकी जो चाल है वो हमेशा समान रहेगी, नहीं बदलेगी। अब वेग क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। जब कण आएगा तब इधर हो जाएगी, फिर ऐसे, यानी दिशा बदलने के कारण इसका वेग बदलता रहता है। क्योंकि जो आपका वेग है वो एक सदिश राशि है। वेग कैसा है? सदिश राशि है, और सदिश राशियों में दिशा परिवर्तन के साथ चेंजमेंट होता है। तो आपके इसकी जो चाल है वो कभी नहीं बदलेगी और वेग परिवर्ती होता रहेगा। कब? जब इसका वृत्ताकार पथ हो, जैसा कि हमने आपको चित्र बनाकर ये बताया हुआ। तो सदिश होने के कारण इसका वेग बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है और चाल इसकी कभी भी नहीं बदलती। नेक्स्ट देखिए आप 29 नंबर लिखा है, गैस फ्लेम, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ठीक, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। यानी जो गैस फ्लेम होता है, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक, साधारण सा पॉइंट। नेक्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ध्यान से समझो, कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं औसत वेग। ये आप याद कर लीजिए। फिर आगे ऑप्शन भी देखते हैं इसके, कहीं ना कहीं आपको औसत वेग जरूर दिया जाएगा। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग। ठीक, तो इसके देखते हैं आगे ऑप्शन। ये आपके ऑप्शन लिखे हुए कौन कौन से हैं? तात्कालिक वेग, रेखीय वेग, औसत चाल, त्वरण। ठीक, तो अभी आपको उधर हमने बताया कि इसको क्या कहते हैं? औसत चाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप इसका 31 नंबर लिखा है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के फिर खाली स्थान होता है। व्युत्क्रमानुपाती गलत है। वर्ग के समानुपाती बिल्कुल सही। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एक सेकेंड, वर्ग के समानुपाती नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और समानुपाती में। अब देखो समझो ऐसा क्यों। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका फार्मूला होता है आपका Fg इक्वल कैपिटल G m1m2/r²। ध्यान से समझो। अब इस फार्मूले को देखकर आपको क्या लग रहा है? अब देखो ध्यान से, कह रहा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो Fg है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जैसे एक पिंड आपने ये मान लिया, एक पिंड आपने ये मान लिया, इसका द्रव्यमान आपने मान लिया m1 और इसका द्रव्यमान मान लिया m2 और बीच की दूरी r। तो बीच की दूरी r देख रहे होगे, नीचे ये स्क्वायर लगा। तो जब भी कोई चीज अपान में होती तो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और r का स्क्वायर है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फार्मूला भी आप याद कर लो, क्या? Fg इक्वल Gm1m2 और बटे r²। ठीक है ना? इस वजह से ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, गलती मत कर देना। ठीक, अभी हमसे गलती हो गई थी, हो सकता है आपसे भी हो जाए। वर्ग देखकर केवल नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? पॉइंट समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर लिखा है, अपकेंद्री त्वरण
और स्पर्श रेखी त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? ठीक, तो ये 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। अपकेंद्री त्वरण, स्पर्श रेखी त्वरण के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर लिखा है, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग शून्य है, टार्क का सदिश योग शून्य है, तो वह, फिर लिखा है खाली स्थान, तो वह घूर्णी संतुलन गति कहलाती है। कौन सा होता है? अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग शून्य हो, ध्यान से समझो, अगर उसका सदिश योग शून्य हो तो वह वस्तु घूर्णी संतुलन में है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, रट्टा मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या 34, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह खाली स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो किस ऊर्जा के रूप में? तो वो होती है तापीय ऊर्जा। यानी घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग दैनिक जीवन से समझते हैं। जब सर्दियों में हम लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है तो हम लोग दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो वही बोला गया था, जब रगड़ोगे आप तो वो होगा घर्षण। फिर कह रहा है घर्षण, तो अब आप जो कार्य कर रहे हो तो किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो और आपकी हथेली गर्म ना हो। कहने का मतलब है कि आपका कार्य बर्बाद नहीं जाएगा, उसी को फिजिक्स में कहते हैं क्षय। क्षय का मतलब होता है नुकसान। ये क्षय 6 वाला नहीं है, ध्यान से समझना। क्षय का मतलब होता है नुकसान, कमी या घाटा। तो उसका कहने का अर्थ यही है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, यानी वो कार्य बर्बाद नहीं जाता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा, हाथ आपका कैसा हो जाता है? गर्म। तो जब गर्म हो जाएगा तो उसको हम लोग तापीय ऊर्जा कहेंगे। ठीक, नाभिकीय घर्षण रासायनिक, ये सब गलत ऑप्शन। आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? अब ध्यान से समझो, कोई ठोस जैसे बर्फ पिघलकर द्रव बन गया, यानी बर्फ पिघलकर आपका पानी बन गया, तो नहीं कहते बर्फ गली जा रही है, तो इसको क्या कहोगे आप? गलना। ये तो साधारण पॉइंट है दैनिक जीवन वाले में। जब हम लोग घर में बर्फ लेके आते हैं तो बर्फ जब वो द्रव में बदलती है, यानी वो जब पिघलने लगती है, तो सब लोग क्या कहते हैं? कहते हैं वो गली जा रही है। ठीक, तो उसको बचाने के हम लोग उसको भूसे में रख सकते हैं या फिर उस पर टाट का बोरा डाल दिया जाता है। ठीक, तो जब भी कोई ठोस वस्तु द्रव बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए 36 नंबर लिखा है, यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त, ध्यान से समझो, यदि एक सुरंग और इसका क्रमागत गर्त के बीच की दूरी L हो तो कह रहा है उसके बाद में तरंग दैर्घ्य होगी, तो तरंग दैर्घ्य वो डबल हो जाएगी, यानी 2L। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी सुरंग और इसके क्रमागत गर्त, यानी सुरंग के तुरंत बाद वाले गर्त की अगर मध्य की दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी 2L। ठीक, लास्ट देखिए, लास्ट नहीं 37 नंबर, ठीक है, शोर के किस स्तर को ऊपर का शोर कान में दर्द या क्षति का कारण होता है? ध्यान से समझो बात को। अब जो हम लोग साधारण सुनते हैं वो होता है 80 डेसिबल। ध्यान से समझना बात को। कह रहा है किस स्तर के ऊपर का शोर कान में दर्द या क्षति का कारण बनता है, तो वो होता है आपका 130 डेसिबल के ऊपर। अब देखो ध्यान से, बारातों में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ डीजे बजता है। ठीक, डीजे में क्या होता है, तो आपने वो गाना सुना होगा, कौन सा? ठीक है, तो आप लोगों ने गाना वो सुना होगा, कौन सा? नहीं कहते कि डीजे वाले बाबू मेरा बेस बढ़ा, या डीजे वाले बाबू आवाज बढ़ा, जो भी गाना हो आप समझ लीजिए। कहने का मतलब जब तक डीजे में आवाज ज्यादा ना हो, यानी कहने का मतलब डीजे सुनना कोई गलत बात नहीं, डांस करना भी गलत बात नहीं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू साइंस जो ध्वनि की 130 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब लॉजिक है आजकल, जब तक कान में दर्द उत्पन्न ना हो जाए, यानी बेस इतना हाई होना चाहिए कि एकदम कंपन करने लगे शरीर, तभी मजा आती है, अन्यथा नाचने में मजा नहीं आती। ठीक है ना? तो हमारा पॉइंट क्या है कि शोर का स्तर 130 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम लोग, जो डीजे वगैरह होते हैं ना, तो डीजे वगैरह में आवाज 130 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कान के लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना? और इसके ऊपर कान में दर्द भी हो जाएगा और कान को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आजकल का जमाना ये है कि गाना जब तक बजेगा नहीं, गाना बजना भी चाहिए और साथ में बेस भी होना चाहिए। जब तक बेस नहीं तब तक मजे नहीं आती। ठीक है ना? तो आपको ध्यान से समझना, जो साधारण होता है वो 80 डेसिबल, 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारे कान के लिए नुकसानदायक है। आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट नंबर है आपका 38, लिखा है निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब ध्यान से, जब रासायनिक को विद्युत में, उस दिन भी हमने बताया था जब आप बैटरी लेके आते हो तो उसमें अंदर केमिकल्स होते हैं, यानी वो होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा, और उसको किस में बदलना है आपको? विद्युत ऊर्जा में।
तो रासायनिक को विद्युत में कौन बदल सकता है? तो वो एक ही है आपका, कौन सा? बैटरी। यानी बैटरी में पहले अंदर अंदर केमिकल होते हैं तो वो हो जाएगी रासायनिक ऊर्जा, फिर जब उसको हम लोग यूज करते हैं तो वो बाहर करंट निकालता है, यानी वो हो जाएगी विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो ये हो गया 38 पॉइंट, लास्ट में यहाँ से द एंड हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझो बात को आप। हमने शुरू में थंबनेल में लिखा था कि 10 क्वेश्चन सही करके दिखाओ। जितने भी लोगों ने इसमें से 10 या 10 के प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन सही कर दिए हैं हमारे बताने के पहले, तो ये समझ लो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और मेहनत क्या हो सकता है, लेकिन जो 10 के नीचे वाले यानी 38 क्वेश्चनों में 5 या 6 ही सही कर पाए हैं, तो आप लोगों को बहुत से ज़्यादा फिजिक्स में मेहनत करने की आवश्यकता है। इतने से आपका एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी के एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं। ठीक, और जिसके 10 से अधिक हैं, किसी किसी के 15 भी होंगे, 20 भी होंगे, 30 भी होंगे, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चले। और 38 में जिसने 30 सही किए या 30 उसके पढ़े हुए क्वेश्चन, तो ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। निश्चित ही आप बराबर ऐसे मेहनत करते रहिए और आपका रिटर्न 100% निकलेगा, आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हो सकता है आपके एक शेयर से उनका भी भला हो जाए। कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं उसको भेजेंगे, वो पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा बाई चांस नहीं हुआ, फिर हमारी नाक कट जाएगी। ठीक, तो इतनी घटिया सोच नहीं रखनी चाहिए पढ़ने वाले लोगों को। ठीक, कर भला तो हो भला होता है। तो आप दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। शेयर करोगे वो भी आपका एहसान मानेगा अगर उसका मान लो पेपर निकल भी जाता है। और ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए कि उसका पेपर निकल जाएगा। ठीक, अपने मित्रों में शेयर किया जाता है और मित्र ही दुनिया में बहुत कुछ होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, जय हिंद।